मौसी की बेटी मंजू विदा हो चुकी थी। सुबह के 8 बज गए थे। सभी मेहमान सोए थे। पूरा घर अस्त व्यस्त था, लेकिन मंजू की बड़ी बहन अलका दीदी जाग गई थी और घर में बिखरे बर्तनों को इकट्ठा करके रसोई में रख रही थी। अलका को काम करता देख रचना, जो उठने की सोच रही थी, पूछा, अलका दीदी क्या समय हुआ है? 8 बज रहे हैं, आप अभी से उठ गई हैं। थोड़ी देर और आराम कर लेती। बहन के ब्याह में आप पूरी रात जागी हो। 4 बजे सोए थे हम सब, आप इतनी जल्दी जग गई। काम कम से कम 2 घंटे और सो लेती। अलका मायूस हंसते हुए बोली, अरे हमारे हिस्से में कहाँ नींद लिखी है? घंटे भर में देखना, एक एक से करके सब लोग उठ जाएंगे और उठते ही सबको चाय नाश्ता चाहिए। यह जिम्मेदारी मेरे हिस्से में आती है। चल उठ जा, सालों बाद मिली है, 2-4 दिल की बातें कर लेगी। बाद में तो मैं सारा दिन व्यस्त रहूंगी। अभी मैं आधा घंटा फ्री हूँ। रचना अलका दीदी के कहने पर झट से बिस्तर पर उठ गई और सच में था कि दोनों चचेरी बहनें बरसों बाद मिली थी। पूरे 12 साल बाद अलका दीदी को उसने ध्यान से देखा था। इस बीच ने न जाने उन पर क्या क्या बीती होगी। उसने तो सिर्फ सुना ही था कि दीदी ससुराल छोड़कर मायके रहने आ गई। वैसे तो 1-2 घंटे के लिए कई बार मिली थी वे, पर रचना ने कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की थी। गर्मी की छुट्टियों में अक्सर अलका दीदी दिल्ली आती तो था, पर साथ रहती। खूब बनती थी दोनों की, पर समय बात और थी। रचना फ्रेश होकर आई तो देखा अलका दीदी बरामदे में कुर्सी पर अकेली बैठी हुई थी। आजा आजा, यहाँ अकेले में गप्पे मारेंगे, एक बार बचपन की यादें ताज़ा करेंगे, अलका दीदी बोली। और फिर दोनों चाय की चुस्कियाँ लेने लगी। दीदी, आपके साथ ससुराल वालों ने ऐसा क्या किया कि आप उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ आ गई? रचना, तुझसे क्या छिपाना, तू तो मेरी बहन है, सहेली भी है। दरअसल मैं अकड़ी हुई हूँ। पापा की सिर चढ़ी लाडली थी, अतः ससुराल वालों को कोई भी ऐसी बात जो मुझे भली न लगती उसका जवाब दे देती। उस पर पापा हमेशा कहते थे कि वो एक कहे तो 4 सुनना। पापा को अपने पैसे का बड़ा घमंड था। मुझ में भी तुनक मिजाजी थी। घर नहीं चलते थे। मेरे पति सुरेश जी मेरे इस स्वभाव से दुखी थे, किंतु मुझे किसी की परवाह न थी। 1 वर्ष बाद आलोक का जन्म हुआ तो मैंने कहा कि 40 दिन बाद मैं मम्मी पापा के घर जाऊंगी। यहाँ पर घर ठंडा है, बच्चे को सर्दी लग जाएगी। मैं दीदी को चेहरा देख रही थी। वे खुद को संभोगों के अलावा कुछ न था। मैं जिद के आगे मायके आ गई। फिर भी नहीं, 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, जाने कितने बरस बीत गए। मुझे लगा एक न एक दिन वे जरूर आएंगे मुझे लेने, किंतु कोई ना आया। कुछ वर्ष बाद पता चला सुरेश ने दूसरा विवाह कर लिया है। और फिर अचानक फपक फपक कर रोने लगी। मैं 20 वर्ष पूर्व उनकी दीदी को याद कर रही थी, जिन पर वो रूप सौंदर्य की बरसात थी। हर लड़का उनसे दोस्ती करने को लालयित कर रहता था, किंतु आज 35 वर्ष की उम्र में 45 की लगती हैं। इसी उम्र में चेहरा झुर्रियाँ भर गया है। मुझे अपलक उन्हें देखते काफ़ी देर हो गई थी। वे बोली, मुझे इस बूढ़े शरीर को देख रही हो, लेकिन इसमें कोई इज्जत नहीं रहता। देखना नहीं, मेरी भैया और भाभीियों को वो मेरे बेटे आलोक और मुझे नौकरों से भी बदतर समझते हैं। पहले सब ठीक था, पापा के जाते ही सब बदल गया है। भाभीियों की घिसी साड़ियाँ मेरे हिस्से में आती हैं। भतीजों की पुरानी पैंट कमीजों में मेरे बेटे को मिलती है। इनके बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, मेरा बेटा सरकारी स्कूल में। 15 वर्ष का है आलोक, 7वीं में ही बैठा है। 3 बार 7वीं फेल हो चुका है। अब क्या कहूँ। और दीदी ने सीढ़ी के किनारे आंखें पोंछकर धीरे धीरे से कहा है, भाई अपने बेटों को नाम पर जमीन से जमीन खरीदते जा रहे हैं, पर मेरे बेटे के लिए क्या है? कुछ नहीं है। घर के सारे लोग गर्मी की छुट्टियां घूमने जाते हैं और हम यहाँ बीमार मम्मी की सेवा और घर की रखवाली करते हैं। तू तो अपनी है, तुझसे क्या छिपाऊं। जवान जोड़ों में हाथ हाथ में दर्द रहता है। अपने मनहूस कर रही हूँ। मैं दीदी को अबाक देख रही थी, किंतु वो थकी आवाज में कह रही थी, रचना, आज मैं बंद कमरे में वह पक्षी हूँ जिसने मुझे अपने स्वयं कमरे की दीवारों में टक्कर मारकर तोड़ा है। आज मैं एक खाली बर्तन हूँ जिसे जो चाहे पैर से मारे इधर उधर घुमा रहा है। आज मैं अकेलेपन का पर्याय बन कर रह गई हूँ। दीदी का रोना देखा न जाता था, किंतु आज मैं उन्हें रोकना नहीं चाहती थी। उनके मन में जो था उसे बह जाने देना चाहती थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अलका दीदी आगे बोली,
सच तो यह है कि मेरी गलती की सज़ा मेरा बेटा भी भुगत रहा है। मैं उसमें अब सब में नहीं दे पाई जिसका हकदार था। ना पिता का प्यार, ना सुख सुविधाओं वाला जीवन, कुछ भी तो ना मिला। सोचती हूँ आखिर मैंने ये क्या कर डाला। अपने साथ उसे भी बंद गली में ले आई। क्यों मैंने उसकी खुशियों की खिड़की बंद कर दी। और फिर दीदी की रुलाई फूट पड़ी। उनका रोना सुनकर 2-3 रिश्तेदार भी आ गए। और अच्छा हुआ तो तभी बुआ जी ने किचन से आवाज़ लगाकर, अरे अलका, आ जल्दी, आलू उबाल रख गए हैं। और दीदी साड़ी के पल्लू को अपनी आंखों से पोंछते हुए उठकर खड़ी हो गई। फिर बोली, देख, मुझे पता है कि तू भी अपनी माँ के पास आ गई है पति छोड़कर, पर तो सुन, इज्जत की जिंदगी जीनी है तो अपना घर छोड़, वरना मेरी तरह पछताएगी। अलका दीदी की बात सुनकर रचना किंकत व्योम हो गई। वह एक भयानक सच था। उसे लगा कि राजेश और उसके बीच जरा सा भी टकरार हुई तो राजेश ने किसी छोटी गलती पर उसे चांटा मार दिया था, पर बाद में माफ़ी भी मांग ली थी। फिर भी रचना ने माँ ने भी उसे समझाया था कि ऐसे घर नहीं छोड़ते। उसे तुझसे माफ़ी भी मांग ली है, वापस चली जा। रचना सोच रही थी कि अगर कल को उसके भैया भाभी भी आलोक की तरह उसके बेटे के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, क्या पता मेरे साथ दीदी जैसा ही कुछ होगा। फिर नहीं कर रचना घबरा कर आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर बाद पैकिंग करने लगी अपने घर यानी राजेश के घर जाने के लिए। उसे बंद खिड़की को खोलना था जिसे उसने दंडवश बंद कर दिया था। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बाय, टेक केयर, धन्यवाद।